तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बीए सेमेस्टर 1 का हिंदी, जो एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी सभी कोर्सेज के लिए उपयोगी है और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 के सभी टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब बढ़ रहे हैं यूनिट 2 की ओर। ठीक है, तो यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो क्या है, तो यूनिट 2 का टॉपिक है आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय। ठीक है, ये हमारी यूनिट 2 का टॉपिक है, इसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदिकाल लगभग 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ये हम लोगों ने पिछले बार भी पढ़ा था, पिछले क्लासेस में। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। ये जो आदिकाल है ना, जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक थी, ये आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी, है ना, काल विभाजन के अनुसार। इस काल के काव्यों में धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं वीरतापरक विषयों की प्रधानता रही। यानी कि ये जो काल रहा आदिकाल, इस काल के काव्यों में धर्म प्रधान, है ना, धार्मिक चीज़ों का जो उसमें तथ्य मिले, धार्मिक काव्य लिखे जाते थे, नैतिक, सामाजिक एवं वीरता परक विषयों की प्रधानता रही। उस समय का जो चलन था, इन्हीं सब चीज़ों का चलन था। तो काव्य और रचनाएं जो होती थी, इन्हीं सब के संदर्भ में रचनाएं हुआ करती थी। धर्म से जुड़ी हुई, है ना, नैतिकता से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, वीरता परक, वीरता का जो ज़्यादा इस समय जो था वो ये चलन था, बोलबाला था, है ना। इसी कारण से इस काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है ना। हमने पिछले क्लास में इन सब चीज़ों को डीपली पढ़ा है ना, तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि इस युग में रचित अधिकांश काव्य साहित्य वीरों की गाथाओं से संबंधित था। क्योंकि इस समय का जो अधिकांश काव्य था ना, वो वीरों की गाथाओं से संबंधित था। राजा महाराजा, है ना, युद्ध से जुड़े हुए चीज़ों को इसमें हम लोग अधिकांश देखते हैं। ऐसे तथ्य हमें मिलते हैं, ऐसी रचनाएं मिलती हैं, ऐसे काव्य थे जो वीरता परक रूप को उजागर करते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे है आदिकालीन काव्य के प्रमुख रूप। ठीक है, तो देखेंगे आदिकालीन काव्य को मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है ना। अब किन किन रूपों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वीर गाथा काव्य सबसे पहला जो कैटेगरी है जिसमें हम इसको रख सकते हैं, वो है, सबसे पहला जो है वो है वीर गाथा काव्य, है ना, जिसको प्रबंध काव्य भी कहेंगे। यह आदिकालीन काव्य का सबसे प्रमुख रूप था, है ना। वीरगाथा काव्य जो था वो आदिकालीन काव्य का सबसे प्रमुख रूप था। इसमें राजपूत वीरों की शौर्य गाथाओं, युद्ध कथाओं और बलिदानों का चित्रण किया गया है। यानी कि वीर गाथा काव्य, है ना, नाम से ये स्पष्ट है कि वीरों की गाथा, है ना, वीरों की गाथा सुनाने वाली, वीरों की गाथा से जुड़े हुए ये जो है काव्य धारा ये रही। तो इसमें राजपूत वीरों की शौर्य गाथाएं देखने को मिलती हैं, युद्ध कथाएं देखने को मिलती है, बलिदान का चित्रण किया गया है। क्योंकि उसमें राजाओं का जो था उस समय वैसी व्यवस्था थी, है ना, राजा, योद्धा, युद्ध भूमि, इन सब चीज़ों को, और राजाओं में जो है वो वीरता का जो है
वो संचार करने के लिए वीरता का भाव, राष्ट्रवाद अपने प्रांत के, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने मातृभूमि से प्रेम करने के लिए वैसे काव्य उस समय रचे जाते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब ये जो हमारा वीरगाथा काव्य है, इसकी विशेषता क्या थी, इसको देखते हैं। वीरगाथा काव्य की विशेषताएं। तो वीरगाथा काव्य में सबसे पहले वीर रस की प्रधानता रही, है ना। राजाओं की प्रशंसा रही, युद्ध नीति और स्त्री गौरव का वर्णन देखने को मिला। सरल वज्र या अवधी भाषा का उपयोग देखने को मिला। ये सब जो पॉइंट्स है ना, इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सब हमने जो है ये थोड़े हम लोगों ने इजी वे में बहुत ही सरल तरीके से ये एक वन लाइनर करके ये है। आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं, इसे एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। एक याद है तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं ना, कोई जटिल तरीके से नहीं बताया गया है, बहुत ही सिंपल वे में है। इन सब चीज़ों को आप लोग गौर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रमुख रचनाएं, यानी कि वीरगाथा काव्य की प्रमुख रचनाएं क्या क्या रहीं। तो वीरगाथा काव्य की प्रमुख रचनाएं, सबसे जो प्रमुख रचना है वो पृथ्वीराज रासो है ना। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य धारा, इसके लेखक कौन थे, चंद्रबरदाई थे। हमीर रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो आदि, यानी कि जो रासो ग्रंथ का प्रचलन था वो उस समय शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमारी दूसरी विशेषता क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो हमारी दूसरी विशेषता है धार्मिक या भक्ति काव्य, प्रारंभिक भक्ति काव्य। इनमें मुख्य रूप से नैतिक उपदेश, धार्मिक भावनाएं और आस्था की अभिव्यक्ति होती थी। ठीक है, तो नाम से यह स्पष्ट है, धार्मिक काव्य है ना, भक्ति काव्य। तो इसमें जो है मुख्य रूप से नैतिक उपदेश, धर्म से जुड़ी बातें थी, धर्म से जुड़ी भावनाएं, आस्था की अभिव्यक्ति थी, है ना। इन सब चीज़ों का इसमें हमें देखने को मिलता है। और है इस काल में भक्ति की दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। पिछले क्लास में भी हमने इसको डीपली पढ़ा था कि निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सगुण भक्ति धारा क्या है ना। तो इन निर्गुण धारा में कौन कौन से कवि हुए, ज्ञानाश्रय हुए, है ना, प्रेमाश्रय हुए। और सगुण भक्ति धारा में दो धाराएं थी, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, है ना। इन सब चीज़ों को देख लेंगे। चलिए अब इसकी विशेषता क्या थी, है ना, तो इसकी विशेषताएं क्या थी इसको देखेंगे। तो इसमें जो है मुख्य रूप से ईश्वर की उपासना किया करते थे, है ना। ईश्वर की उपासना देखने को मिलती है। वैराग्य, मोक्ष और आत्मा परमात्मा का संबंध देखने को मिला। दार्शनिक गहराई देखने को मिली, है ना। दार्शनिक गहराई जैसे कि ज्ञान का, नैतिकता का भाव इसमें मिला, है ना। इन सब चीज़ों का हमें देखने को मिला। चलिए अब इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हुए, तो इसके प्रमुख कवि हुए रज्जब, धरना, रामानंद, गोरखनाथ आदि। सरहप्पा जैसे सिद्ध कवि भी महत्वपूर्ण है ना। सरहप्पा जैसे सिद्ध कवि भी महत्वपूर्ण है इस धारा के। अब हमारी तीसरी विशेषता क्या है, तो हमारी तीसरी विशेषता है नैतिक एवं नीति काव्य। अब ये क्या है इसको देखते हैं। इसमें जन सामान्य को नीति, धर्म और व्यवहार की शिक्षा दी गई, है ना। ये जो नैतिक और नीति काव्य था रही, तो इसमें
जन सामान्य को नीति, धर्म और व्यवहार की शिक्षा दी गई कि समाज में कैसे रहना है, समाज के नैतिकता क्या है, समाज की नीति क्या है, धर्म क्या है, किस तरह का व्यवहार, इन सभी चीज़ों की शिक्षा दी गई। बौद्ध और जैन कवियों ने नैतिक विषयों पर साहित्य रचा, है ना। जो बौद्ध कवि थे, जैन कवि थे, उन्होंने नैतिक विषयों पर साहित्य की रचना की। अब इसकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी? तो अपभ्रंश में लिखी गई नीति कथाएं एवं दोहे, है ना। जैन कवि पद्मनाभ की रचनाएं जो है इस समय की, इस धारा की प्रमुख कृतियाँ रही। ठीक है। अब हमारी चौथी विशेषता की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए, लोक काव्य एवं गाथाएं, है ना। तो इसमें क्या था? तो लोक भाषा में रचित ये काव्य गीत सामान्य जनजीवन, लोकनायक, प्रेम गाथाओं और सामाजिक जीवन को व्यक्त करते हैं, है ना। लोक भाषा में रचित यानी कि उस समय का जो साधारण भाषा है, जो उस समय के जनमानस सामान्य भाषा जो थी, लोक की जो भाषा थी, उसमें रचित काव्य गीत सामान्य जनजीवन, लोकनायक, प्रेम गाथाओं और सामाजिक जीवन को व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, आल्हा आला उदल की वीर गाथा, डोला मारू की प्रेम कथा, है ना। तो ये सब जो भाषाएं हैं ना, वो बिल्कुल साधारण जनमानस जैसी, जैसे कि बिल्कुल उस समय के जो व्यवहार में लाए वाले जो भाषाएं थी, है ना, व्यवहार की भाषाएं थी। लोग जिस भाषा में ये ज़्यादा संवाद किया करते थे, तो साहित्य, उस समय के साहित्यकारों ने कोशिश की थी कि इसको सामाजिक जनजीवन जैसे जनजीवन जैसे इन सब चीज़ों में आसान भाषा में, जो साधारण जनमानस की भाषा है, उसमें काव्य की रचना हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका समीक्षात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समीक्षात्मक दृष्टिकोण देखते, 2-3 पहलू हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला जो हमारा पहलू है वो कला पक्ष। कला पक्ष क्या कहता है इसके बारे में, है ना, कला पक्ष की क्या समीक्षा है। तो देखिए, आदिकालीन काव्य में भाव की अपेक्षा कथ्य और उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण रहे, है ना। काव्य में सजावटी अलंकारों की अधिकता नहीं थी, किंतु भावों की तीव्रता थी। तो इस पक्ष में हमारा जो कला पक्ष है वो क्या कहता है? तो आदिकालीन काव्य में भाव की अपेक्षा कथ्य और उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है ना। इस समय के काव्य में जो थे वो भाव की अपेक्षा, है ना, भाव की अपेक्षा कथ्य और उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण थे, है ना। भाव जैसे भावों को ज़्यादा ये ना देकर जो तथ्य उस समय के थे, जो वो किस उद्देश्य से वो लिखा जा रहा है, वो सीधे सीधे, है ना, जैसे कि डायरेक्टली उन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता था, है ना। वो उसमें भाव के जगह पे ज़्यादा वो कथ्य, उद्देश्य, इन सब चीज़ों को अधिक वरीयता दी जाती थी। ठीक है। काव्य में सजावटी अलंकारों की अधिकता नहीं थी, है ना। काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो उस समय अलंकारों का जो प्रयोग था वो ज़्यादा नहीं किया जाता था, है ना। इसकी काव्य में सजावटी अलंकारों की अधिकता नहीं थी, किंतु भावों की तीव्रता थी। ठीक है। और इसमें हमारा दूसरा पहलू क्या कहता है? तो दूसरा पहलू है हमारा भाषा, है ना। भाषा के दृष्टिकोण से अब देखेंगे, अवधि, वज्र और अपभ्रंश का मिश्रण देखा जाता था। उस समय के काव्यों की भाषा क्या थी? तो उस समय काव्यों की भाषा जो थी वो ज़्यादातर अवधि, वज्र
वज्र भाषा और अपभ्रंश का मिश्रण देखा जाता था, है ना। भाषा सामान्यतः सरल और वीर रस युक्त थी। भाषा सरल थी और रस कौन सा था, तो वीर रस की जो प्रचुरता थी, वीर रस का, उस समय वीर रस की ज़्यादा प्रधानता देखी जाती थी काव्यों में। अब हमारा तीसरा पहलू क्या है, तो हमारा तीसरा पहलू है रस और भाव, है ना। रस और भाव के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो प्रमुखतः वीर रस, है ना। हम लोग कब पढ़ते आ रहे हैं कि प्रमुखतः वीर रस की प्रधानता रही, भक्ति भाव रहा और नीति शिक्षा केंद्र में रहे, है ना। उस समय के काव्यों में प्रमुखतः वीर रस का जो था वो ज़्यादा उपयोग किया जाता था, ज़्यादा प्रयोग होता था। भक्ति भावनाएं होती थी काव्यों में और नीति शिक्षा केंद्र में जो थे वो काव्य रचे जाते थे। अब इसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य है इस काल का काव्य मुख्यतः प्रेरणात्मक था, या तो वीरता का उत्सव मनाते हुए या धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने के लिए। यानी कि इस काल का जो प्रमुख इस काल का काव्य मुख्यतः प्रेरणात्मक था, या तो वीरता का उत्सव मनाने हेतु या धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने के लिए, है ना। प्रेरणात्मक था, प्रेरणा हर काव्य में प्रेरणा की ज़्यादा ये देखी जाती थी, है ना। कोई ना कोई जो थी वो प्रेरणा जो थी वो काव्यों के माध्यम से उस समय के काव्यों में हम लोग देखते थे। इस, है ना, कोई ना कोई उपदेश या फिर ये सब चीज़ें जो थी वो छुपी रहती थी काव्यों में। उसका उद्देश्य था, है ना, काव्यों का उद्देश्य था कि समाज में प्रेरणा जो है वो एक तरह का वो पेश किया जाए, या तो वीरता का उत्सव मनाने के लिए, है ना, या धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने के लिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं उपसंहार की ओर, ठीक है। तो देखिए, आदिकालीन काव्य हिंदी साहित्य की जड़ों को मजबूत करने वाला चरण रहा, है ना। क्योंकि हिंदी साहित्य की शुरुआत ही, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, तो सब कह सकते हैं कि ये नींव थी, है ना। हमारे आदिकालीन काव्य जो थी वो हिंदी साहित्य की जड़ों को मजबूत करने वाला चरण रहा। इस युग में कवियों ने काव्य के माध्यम से शौर्य, भक्ति और नैतिकता का संदेश दिया। यद्यपि इसमें साहित्यिक चातुर्य की कमी थी, फिर भी यह काल ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। देखिए, इस युग में कवियों ने काव्य के माध्यम से शौर्य, भक्ति और नैतिकता का संदेश दिया, है ना। इस समय के जो काव्य रचे जाते थे वो काव्यों के माध्यम से जो कवि थे वो समाज में एक संदेश देते थे, है ना, शौर्य का संदेश, है ना। काव्य के माध्यम से समाज में उस समय के समाज में, वातावरण में अपने रचनाओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से शौर्य, भक्ति और नैतिकता का संदेश देते थे, है ना। यद्यपि इसमें साहित्यिक चातुर्य की कमी थी, है ना। जैसे कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर सजावटी ढंग से चीज़ों को पेश करना, तो वो थोड़ा इसमें, है ना, वो थोड़ी कमी थी। लेकिन फिर भी यह काल ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है ना। चीज़ों को जो थी वो बढ़ा चढ़ा के बोलने के, है ना, सजावटी ढंग से पेश करने के बजाय सीधे सीधे, है ना, नैतिकता के साथ, है ना, एक संदेश के साथ पेश किया जाता था, है ना। इसमें कोई साहित्यिक चातुर्य नहीं था। फिर भी ये जो काल है ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।
आप सभी सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कीजिएगा, है ना। बहुत ही मतलब इजी वे में इन सारे नोट्स को तैयार किया गया है ना। आप एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू से, कोई जटिल भाषा नहीं है कि आप लोगों को याद करने में परेशानी हो या समझने में परेशानी हो। बिल्कुल आसान शब्दों का, आसान तरीके का उपयोग किया गया है ना। तो आप सभी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।